CDP क्लास 24। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देर आए दुरुस्त आए। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग के लेवल्स में कौन एक शामिल नहीं है। इंडक्टिव, डिडक्टिव, डिडक्टिव निगमनात्मक, इंडक्टिव आगमनात्मक तर्क, इनमें से कौन सा जो एक लेवल है वो शामिल नहीं होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव में। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन, बताइए एक बार। नाम नहीं लिया जाएगा पंकज चौधरी, लेकिन फिर भी ले लिया है। आंसर कीजिए एक बार, बढ़िया, एकदम सब बढ़िया। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। फर्स्ट का बी, प्रभाती पात्रा। ओके, चंद्रशेखर आंसर कीजिए इमेजिनेशन। सही है, हैप्पी। इमेजिनेशन यानी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यही पूछा था क्वेश्चन में। यानी कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, यानी आगमनात्मक तर्क जिसमें नोन टू अननोन जाता है, जो अज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो आप जानते हैं वहां से आप अननोन की तरफ जाते हैं, वो डिस्कवर करते हैं जो आपने नहीं किया था पहले। यानी एग्जाम्पल टू रूल जाना, स्पेसिफिक टू जनरल जाना, एग्जाम्पल टू रूल जाना और विशिष्ट से रूल की तरफ या जनरलाइजेशन की तरफ जाना। तो जनरलाइजेशन भी शामिल है, एक्सपेरिमेंट भी शामिल है, क्योंकि आप एग्जाम्पल से रूल पे जा रहे हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं और तब एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आप मान लीजिए नाउन पढ़ा रहे हैं, नाउन के इतने सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये नोन है, वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोन है, उससे आप एक डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि अननोन है ना। तो आप ऑब्जर्व भी करते हैं कि अच्छा ये भी चीज नाउन हो सकती है, ये भी चीज नाउन हो सकती है, ये भी चीज नाउन हो सकती है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जनरलाइज करेंगे एंड में कि अच्छा ये हुई एक डेफिनेशन या ये हुआ एक रूल। तो तीनों ही चीजें शामिल होंगी, लेकिन इमेजिनेशन जो है यहाँ शामिल नहीं है। इवन डायरेक्टिव में एक बार को हो सकती है, ठीक है बात। तो ये इसका कंपोनेंट नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न्ड कंटेंट इज, यानी कि प्रतिधारण या फिर रिटेंशन में, याद रख पाने में या दोबारा से उसको रिकॉल कर पाने में, जो भी आपने सीखा है। जैसे आप मान लीजिए प्याजे की कोई स्टेज के बारे में कुछ भूल गए, क्या है ये? फेलियर हुआ है किसमें? रिटेंशन और रिकॉल में। ठीक है बात, बताइए एक बार। बिल्कुल सही बात है उषा जी, सेशन छोटा हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पढ़ाई हो चाहे जो भी जीवन में आप काम कर रहे हो, है ना। बहुत बढ़िया, योर वॉइस सही है जी। स्मृति नहीं कहेंगे, भूलना कहेंगे, इसको फॉरगेटिंग कहेंगे। यदि आपका फेलियर होता है किसी चीज को रिकॉल कर पाने में, आप कहते हैं ना भाई भूल गया या भूल गई, दैट मीन्स फॉरगेटिंग हो गई है, यानी कि आप भूल रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, रिटेंशन नहीं हो पाया है, दिमाग में वो चीज धारण नहीं हो पाई है, निकल गई है, या तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक बैरियर आ गया है, तो फॉरगेटिंग कहेंगे इसको। रिटेंशन तो होता है आपके दिमाग में रह जाए चीज, थिंकिंग जब भी कर पाते हैं आप जब रिटेंशन हो। मेमोरी का मतलब है कि रह जाना या स्टोर कर पाना। मेमोरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, अपने आप में एक अलग चैप्टर भी है। तो फॉरगेटिंग मतलब आपके रिटेंशन में और रिकॉल में, चीज को धारण करने में और उसको दोबारा यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, फेलियर है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड ओनली इन। भाई मुख्य विशेषता किसकी? इंस्टिंक्ट की, यानी कि प्रवृत्ति कह लीजिए, आप इसको वृत्ति कह लीजिए। ये इनबॉर्न होते हैं, सीखना नहीं पड़ता, सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर किसी भी एक स्पीसीज में इनेट होते हैं। ठीक, आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ मंजूषा जी, सही चल रहा है यार, काम अच्छा कर पा रही हूँ आजकल, मतलब सही प्रोडक्टिविटी आ रही है बहुत टाइम के बाद। आज ही डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा। बताइए एक बार बताइए फटाफट से। आंसर कीजिए थर्ड का सी मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज इनबॉर्न एंड नेचुरल। बात तो बिल्कुल ठीक है, जो विशेषता है सिर्फ और सिर्फ इंस्टिंक्ट में पाई जाएगी कि सभी जीवों में अलग अलग जो स्पीसीज हैं, यानी अगर मान लीजिए इंसान हैं, हम होमोसेपियंस हैं, तो हमारे अंदर अलग इंस्टिंक्ट्स हैं कि हम जीवित रह सकें, चाहे वो स्नेक को देख करके फियर हो या हमारे सर्वाइवल को लेकर के चीजें हो, या फिर अगर हम बात करें इवन पशुओं की भी, टाइगर है तो उनकी स्पीसीज में एक अलग इंस्टिंक्ट्स होंगे जो इंस्टिंक्टिवली उनको सर्वाइवल के लिए मौका देते हैं या वो रह पाते हैं। तो सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी जीवों में होते हैं और इनबॉर्न और नेचुरल प्राकृतिक होते हैं। बोलते हैं ना लोग कि अपनी प्रकृति से थोड़ा ना आप, मतलब अगर
टाइगर के सामने कुछ आएगा तो वो तो खाएगा ही ना, तो उसका क्या है, इंस्टिंक्टिव नेचर है या कहें तो इनबॉर्न है, ये चीज नेचुरल है। ठीक, तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स या कैट्स और रैट्स में ही नहीं, सिर्फ आर्टिस्ट में ही नहीं, सभी जीवों में, सभी स्पेसीज में होते हैं। ठीक है बात, तो सी ऑप्शन यहां सिंपल सही हुआ। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पर। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई एक्ट के तहत दी जाती है। और इसमें अगर हम बात करें तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसको इंसर्ट किया गया, बताइए एक बार फटाफट से बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है आरटीई से बहुत बार। बहुत बढ़िया, सही है। डिस्कशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग ऑनलाइन हैं उनके आधे लोग भी नहीं है जिन्होंने लाइक किया है। ठीक, तो आर्टिकल 21A यानी 21A अल्फा में बात हुई है राइट टू एजुकेशन एक्ट की, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यानी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 8th क्लास तक की वो कंपलसरी है। फूड एंड फायर, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द पर्पस ऑफ टेट इज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टीईटी है आपका, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, कितने सारे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, है ना, चाहे वो त्रिपुरा हो, असम हो, इसके अलावा आपका राजस्थान हो या फिर आपका हरियाणा हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाए हुए हैं। इनका उद्देश्य क्या है, किसको मेजर करना है, किसका आकलन करना है, किसको मापना, इनका उद्देश्य है टीईटी का। इंटेलिजेंस को मापना चाहता है सीटेट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट आपकी बुद्धि को मापना चाहता है, यानी कोई आईक्यू के लिए है क्या, एप्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड को या वैल्यूज को, बताइए एक बार। आंसर कीजिए फटाफट से। प्लीज टेक माय नेम, अमरीन कह रही हैं। 5th का बी कौन कह रहे हैं, अंजुब कह रहे हैं, अंजुब तिवारी। बात ठीक है आपकी, एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता कह लीजिए इसको या योग्यता कह लीजिए, है ना, अभिक्षमता कहेंगे। एप्टीट्यूड मतलब आपके अंदर वो एक स्किल को लेकर के एक एबिलिटी है कि नहीं, किसी एक स्किल को अडेप्ट करने के लिए, सीखने के लिए या फिर उसको परस्यू करने के लिए वो एबिलिटी है कि नहीं। फर्क नहीं पड़ता आप 12th में कितने परसेंट लाए थे, या फर्क नहीं पड़ता आपने कितना अपने टीचिंग ट्रेनिंग में आप कितने परसेंट लाए थे। टेट जो है, टीईटी, सी टेट या कोई भी एक टेट एग्जाम आपकी एप्टीट्यूड को, क्या आप में टीचिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं, पढ़ाने की जो स्किल है वो है कि नहीं, टीचिंग स्किल है कि नहीं, है ना। कंटेंट तो बहुत सारे लोग हैं जो विद्वान हैं, तो ये आपके एप्टीट्यूड को चेक करेगा। एप्टीट्यूड किसी भी एक फील्ड में अलग अलग हो सकता है, डॉक्टर के लिए अलग होगा, टीचर के लिए अलग होगा, उस एक फील्ड के लिए रिक्वायर्ड स्किल आपके अंदर है कि नहीं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड होता है आपके सर्टेन आइडियाज और बिलीफ्स, है ना। एल्बर्ट बेंड्यूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एल्बर्ट बेंड्यूरा से आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग याद आती होगी, अवलोकनात्मक अधिगम, इसके अलावा सेल्फ एफिकेसी की इन्होंने बात की है, बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट किया है ना, और कितनी सारी चीजें जो है एल्बर्ट बेंड्यूरा ने की है। बताइए एक बार किससे जुड़े हुए हैं, सोशल लर्निंग थियोरी, बिहेवियरल थियोरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो SCT भी कहा जाता है इनकी थियोरी को, है ना, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिए एक बार फटाफट से। सोशल लर्निंग थियोरी SLT कहते हैं, जिसको बाद में सोशल कॉग्निटिव थियोरी बना दिया गया, है ना। तो ये बेंड्यूरा ने कहा है कि समाज से सीखते हैं हम, या बेसिकली जो देखते हैं, ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके हम सीखते हैं। मॉडलिंग की जो प्रोसेस है उसको भी इन्होंने ही दिया है, जिसमें 4 स्टेप हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रीइंफोर्समेंट और आपका रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। ठीक है बात, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मोस्ट ड्रॉप आउट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स अकर बिकॉज दीज स्कूल्स डू नॉट। ज्यादातर जो ड्रॉप आउट्स हैं, यानी ड्रॉप आउट्स कौन होते हैं, जो बच्चे बीच में शिक्षा को छोड़ करके चले जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट रेट है वो ज्यादा है, उसका रीजन क्या है, या इन स्कूल्स में क्या नहीं है जिसकी वजह से बच्चे बीच में शिक्षा छोड़ दे रहे हैं। एक होता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब है एक क्लास में बच्चा किसी भी कारण से 1 से ज्यादा साल से रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, मतलब किसी भी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। ड्रॉप आउट होता है जब उसको एजुकेशन पूरी होने से ही पहले छोड़ना पड़े। ठीक है बात, तो ये जो स्टैग्नेशन है, सॉरी ड्रॉप आउट है, उसका रीजन क्या नहीं होगा। तो डोंट होल्ड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, क्योंकि ये स्कूल्स जो है बच्चों के इंटरेस्ट पे बात नहीं करते, या फिर ऑफर इनफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हैव इनफ वेराइटी इन द करिकुलम, या फिर ऑफर फाइनेंशियल एड्स।
क्या रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो ज्यादा है, या क्यों होता है गवर्नमेंट स्कूल से ड्रॉप आउट? बीच में क्यों छोड़ेगा कोई भी? शुभांगी नहीं, क्या कह रहे हो बताओ एक बार शुभांगी। आंसर क्या होगा इसका? सिंपल आंसर होगा डोंट होल्ड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। बच्चों का जो इंटरेस्ट है, छात्रों की जो रुचि है, उसका ये ध्यान नहीं रखते, इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान नहीं रखते, सबको एक डंडे से हाँकते हैं कई बार, और जो इंटरेस्ट है उनके उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज नहीं होती, टीचिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, और टीचर को भी कोई डर नहीं है ज्यादातर केस में कि अब तो सरकारी नौकरी मिल ही गई है, अब क्या जरूरत है कुछ करने की, किसी तरीके से काम चला दो बस। सबके साथ ऐसा नहीं है, बट बहुत ज्यादा केस में ऐसा है, तभी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है द चीफ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स लाइज इन द एरिया ऑफ। यानी कि एक होता है आपका टीचर मेड टेस्ट जो टीचर बनाता है स्कूल में क्लास में, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षण। दोनों के बीच में जो मेन डिस्टिंक्शन है, भेद है, वो क्या है बताइए एक बार। पहला है ऑब्जेक्टिविटी का, नॉर्म्स का, मार्केटेबिलिटी या फिर ओवरऑल क्वालिटी। आंसर कीजिए। कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया है तो 80% है, नीलेश कह रहे हैं। अच्छा नीलेश, ये तो नहीं पता। डी ओवरऑल क्वालिटी, जी नहीं। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षता। टीचर जो है बेसिकली टीचर मेड टेस्ट जो है या क्लासरूम में जो बना है, एक बार को वो बच्चे के नीड या फिर अलग इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तो इसकी कई विशेषताएं होती हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाकी सबको तो यहाँ पे लिखा नहीं है, ना ऑब्जेक्टिविटी के अलावा ना रिलायबिलिटी है, ना बाकी और चीजें हैं यहाँ। लेकिन एक ऑब्जेक्टिविटी ऐसी चीज है जो एक कंपोनेंट है टेस्ट को रिलायबल बनाने का या स्टैंडर्डाइज्ड बनाने का। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? निष्पक्षता। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है, सीटेट एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है। अगर बोर्ड का पेपर रीचेक भी होगा तो ऐसा नहीं होगा पहले आपके 30 नंबर आए थे और अब 60 हो गए, 2-4 नंबर ही ऊपर नीचे होंगे। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, कोई भी अगर उसको जांचेगा तो निष्पक्ष जो है वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसे ही ओएमआर शीट का है, सेम ही नंबर आएगा, चाहे आप रीचेक करा लीजिए चाहे कुछ करा लीजिए। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी होगी, है ना। रिलायबिलिटी क्या होती है? कितनी भी बार आप टेस्ट करो वो रिलायबल रहेगा। अब कितने भी लोगों से आप टेस्ट करा लो वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक, इसके अलावा वैलिडिटी क्या होती है? जिस चीज के लिए बनाया है उसी चीज के लिए बना हो। तो ये एक डिफरेंस होता है टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। 9th क्वेश्चन है फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव द गोल्स मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ। यानी कि जो अधिगम है, यदि आप चाहते हैं कि वो अर्थपूर्ण हो, बच्चे के जीवन में कुछ लागू हो पाए, उससे वो कुछ सीख पाए। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, जहां भी मीनिंगफुल आ जाए, यानी कि रचनात्मकता बात करता है स्पेशली इसकी कि आप जीवन से जोड़ सकें अधिगम को। बहुत बढ़िया टीडी तिवारी जी, आंसर कीजिए। लर्नर्स नीड्स एंड पर्पसेस, द करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल या फिर इंटेलेक्चुअल आइडियाज इन्वॉल्व। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद वर्षा सिंह। ए लॉक कर दें, बंती कह रही हैं। लर्नर्स नीड्स एंड पर्पसेस, बिल्कुल सही बात है। बच्चे का जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल तभी हो सकता है जब आप उसको उसके जीवन से, उसकी आवश्यकताओं से, उसके पर्पसेस से एक्टिविटी करा के रियल लाइफ से जोड़ दें। ठीक है बात, जब वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखे। सिर्फ करिकुलर ऑब्जेक्टिव से, स्टैंडर्ड स्कूल या इंटेलेक्चुअल आइडियाज इन्वॉल्व से नहीं चलेगा। जब तक उसकी लाइफ से, उसके पर्पस से, उसके नीड से, उसके इंटरेस्ट से नहीं जुड़ेंगी चीजें, तब तक मीनिंग जो लर्निंग है वो अर्थपूर्ण नहीं हो सकती है। जिनको सीडीपी पहले समझ नहीं आती थी और यहां आती है आज, दैट मीन्स मीनिंगफुल लर्निंग हुई है। मैं थोड़ा बहुत आपकी नीड, पर्पस, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को जोड़ पाई हूं, तो ये अर्थपूर्ण बन पाया है, ये सिर्फ रट नहीं रहे हैं आप। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैचुरेशन इज जनरली। भाई अगर हम बात करें तो सामान्य परिपक्वता से पहले अगर हम प्रशिक्षण देते हैं तो आमतौर पर जनरली क्या होगा? नॉर्मल मैचुरेशन क्या है भाई? बच्चा जो है वो 3 साल में ठीक से वो दौड़ना सीख रहा था या कुछ एक एक्टिविटी थी जब उसका दिमाग उस चीज के लिए डेवलप हुआ था, परिपक्वता थी जो उसको एज के साथ आएगी। ठीक है बात, अगर आपने एज से पहले, मैच्योर होने से पहले, जैसे कहा जाता है ना कि अगर बच्चे जो हैं वो एक सर्टेन एज नहीं है कि आप 7 साल के बच्चे को तो जिम नहीं कराएंगे ना, अगर करा रहे हैं तो क्या होगा? प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमेशा प्रॉब्लम हो जरूरी नहीं है ना। तो एक बार आंसर पहचानिए फटाफट से, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है हाईली बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉमन स्किल्स। हार्मफुल होगी ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से, बेनिफिशियल होगी लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग। क्या कहना चाहेंगे आप?
10 का ए लॉक कर दें, अंगिनी तिवारी कह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैंने अभी बोला, अगर नॉर्मल मैचुरेशन से पहले आप ट्रेनिंग देते हैं तो ये हार्मफुल भी हो सकती है और ये बेनिफिशियल भी होती है। इट डिपेंड्स। भाई कई लोग बोलते हैं बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग, यानी कि जो मेथड यूज हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। आप अगर बच्चा उतना मैच्योर नहीं हुआ है तो आप उससे थोड़ा एक लेवल कम की भी तो ट्रेनिंग करा सकते हैं ना, उसको जरूरी थोड़ा ना आप उसी तरीके की ट्रेनिंग कराएं उसको, या कहें तुम डंबल ही उठाओ, आप कह सकते हैं नॉर्मल बैडमिंटन खेल लो। अगर आपको शारीरिक रूप से ही उसको अच्छा बनाना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप अगर मैचुरेशन से पहले कोई ट्रेनिंग दे रहे हो तो ये डिपेंड करेगा आपके मेथड पर और बच्चे पर भी, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, और मेथड पर भी कि ये चीज बेनिफिशियल होगी या हार्मफुल। अगर हार्मफुल हो गई तो जीवन भर के लिए उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और बेनिफिशियल हो गई तो अच्छा ही है, फिर तो क्या बुराई है। तो ये आपके मेथड पर डिपेंड करेगा, जिस तरीके से आप ट्रेन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हमेशा हार्मफुल हो ये भी कहना गलत होगा, और हमेशा बेनिफिशियल ही हो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि एक मैच्योरिटी से पहले आप नहीं सिखा सकते बहुत सारी चीजें। ठीक है बात।